वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा मुझे नहीं पता। इतना तो पता है कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीट एंड क्लीन हमें गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा तो निकाल सकते हैं ना। अल्फा बीटा आ जाएगा सी अपॉन ए। देखते हैं क्या पूछता है। कहता है कि फिर एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसका अल्फा 4 प्लस बीटा 4 1/10 अल्फा 6 प्लस बीटा 6 ये उसके रूट्स हो जो न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनानी है। इस चीज को इस चीज को अगर मैं x के l कह दूं कोई नया नाम दे दूं इसको m कह दूं है ना। तो एक्चुअल में इक्वेशन फाइनल इक्वेशन का डिमांड क्या है कि आप देखो x स्क्वायर माइनस l प्लस mx माइनस l ये डिमांड कर रहे हैं हमसे। अगर lm की वैल्यू आ जाए यहाँ पुट करेंगे फाइनल आंसर आ जाएगा। अब l पे फोकस करते हैं। l क्या है अपना अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। अगर ऐसे लिखेंगे तो एक +2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा आएगा जिसको बैलेंस करने के लिए -2 अल्फा बीटा लिखेंगे। इसको फर्दर अभी भी बात नहीं बनेगी क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस नहीं है स्क्वायर भी नहीं, तो फिर इसको भी ऐसे ही जैसे अल्फा 4 बीटा 4 को किया। ठीक है पक्का वैल्यू पुट करके करो। ठीक है अगला देख 1/10 अल्फा 6 प्लस बीटा 6 ये कैसे होगा। सर 6 की पावर तो ज्यादा ऊपर चली गई है ना। और ऐसे वो 2 मतलब ऐसे वो भी नहीं है कि 2 4 8 2 के मल्टी वो भी क्या बोलते हैं उसके 2 की पावर्स भी नहीं है। 6 2 की पावर नहीं होती ना। इसको कैसे कर सकते हैं यस स्क्वायर का क्यूब। स्क्वायर का क्यूब इसलिए क्योंकि अगर आप क्यूब का स्क्वायर लिखोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास। ठीक है होगा फिर या तो ऐसे बनाना पड़ेगा वो दोनों केस से हो जाएगा। फिर आप ऐसा वाला कर लेना अगर आप हाँ ये वाला हाँ वो भी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं परफेक्ट। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब को लिख सकते हैं a प्लस b a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ए बी ऐसे ही होगा। अच्छा मुझे बात बताओ जब आप लोग इसको कैलकुलेट कर रहे होगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल के स्क्वायर कर पाओगे ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ से आएगा ऐसे आएगा। तो ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल दी होगी यही बस ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ चुकी होगी। अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 ये तो ओवरऑल वैल्यू है। ये भी आपने यहाँ से ये वाली वैल्यू जब निकाली पूरी ओवरऑल ये आपके पास आ चुकी होगी। ये आपके पास ऑलरेडी इन शॉर्ट जब आपने यहाँ तक निकाल लिया कुछ अब आपके पास बाकी बची सारी वैल्यूज है। इसके लिए कुछ नया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आया ठीक है। यहाँ से ये भी आ जाएगा बस आपके एलएम आ गए यहाँ पर करना आंसर है। कोई ऐसी चीजें अभी नहीं हो पाएगी देख लो एक बार मैं तब तक अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है चलिए if alpha beta be the roots of equation this let alpha beta be the roots of equation this ठीक है जी। फिर वैसी बात करो फटाफट लिखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
√2 अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस √3। ध्यान से देखना भाई समझ के साथ। न्यूटन फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। Pn इज इक्वल टू अल्फा एन माइनस बीटा प्लस हो माइनस हो से फर्क नहीं पड़ता। देन दिस इज इक्वल टू, सबसे बड़ी पावर कितनी, 10, फिर 11, फिर 12। बड़ी पावर के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कितनी p की वैल्यूज है, कितने वो टर्म्स है p वाली, 3 है p वाली टर्म्स, मतलब हमें 3 टर्म्स की इक्वेशन बनानी है। और लीनियर में 2 टर्म्स होती हैं, है ना, क्वाड्रेटिक में 3 होती हैं, क्यूबिक में 4 होती हैं, ऐसे नहीं होता, तो लग रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बाई क्वाड्रेटिक में 5 हो जाएंगे। तो 3 टर्म्स वाली कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक होती है। दैट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में बच्चे एक तरह से आप क्या करते हो, सबसे बड़ी पावर को x² से रिप्लेस कर लेते हो, उससे छोटी वाली पावर को 1 डिग्री कम से, उससे छोटी पावर को 1 डिग्री और कम से। कोएफिशिएंट्स यही रहेंगे जो उसके कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। वाइस वर्सा भी होता है। अगर आपके पास इक्वेशन होती क्वाड्रेटिक, उससे आपने ये p वाली इक्वेशन बनानी होती, तो आप क्या करते थे, सबसे बड़ी पावर है उसको Pn लिख देते, छोटी पावर को Pn-1, उससे छोटी पावर को Pn-2 लिख देते। आगे आगे कुछ नहीं और क्लियर होगा। फिलहाल आप इतना समझ लो कि अगर आपके पास p में इक्वेशन दे रखी है, उससे क्वाड्रेटिक बनानी है, तो जो सबसे बड़ी p की मतलब नंबर है p वाला, p का सबस्क्रिप्ट है जो, उसको x², उससे छोटे वाले को x⁻1, उससे छोटे वाले को x। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा x², इसको लिखूंगा x और इसको लिखूंगा 1, है ना, कांस्टेंट। ध्यान से देखना, क्योंकि इसके लिखने नहीं है कि आपने अगर ढंग से ठीक से लिख लिया बिना गलती के तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले चलो एज इट इज लिख लेते हैं, जल्दबाजी क्यों कर रही है। इज इक्वल टू इसकी वैल्यू को मानना है। एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो इन टर्म्स ऑफ P9 है। फाइनल आंसर जो है वो नंबर नहीं है, P9 है। पर हमारे पास अभी हमारे पास क्या है, 10, 11, 12 है, 10, 11, 12 है। अच्छा, अगर आपने इसके क्वाड्रेटिक बनाते तो वो क्वाड्रेटिक कैसी दिखाई देती, 11√3 माइनस 10√2x, ये ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट, है ना, 11√2 माइनस 10x माइनस 11x²। ऐसे ही। अच्छा जी, इसी से मैं कह रहा था कि ये क्वाड्रेटिक है, तो इसी को आप ऐसे लिख सकते थे ना, Pn-1, इसको लिख सकते थे Pn-2। अच्छा, मैं कह रहा था कि क्वेश्चन में हमें रिक्वायरमेंट है P9 की, यहाँ पे 9 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में जो आंसर है वहाँ P9 है। तो ये तो था 12, 11, 10। तो अब अगर मैं एक नंबर कम कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 11, 10, 9। उससे 9 से ज्यादा नहीं। ऐसे नहीं आप ये सोचो कि सर 9 की रिक्वायरमेंट है तो इनको 9 पुट कर दे, ऐसे नहीं। फिर साथ में 8 और 7 आ जाएंगे जो हैंडल नहीं होंगे, ठीक है। अगर साथ में 10, 11 आएंगे तो हो सकता है कुछ उनका यहाँ से होता है साथ साथ में। तो मैं क्या करूँ, n को एक कम, 12 से कम एक 11 पुट कर रहा हूँ, दैट इज P11, दैट इज P10, P9,
मैंने जो भी लिखा है वो टेक्निकली करेक्ट है, पर मुझे लगता है कि मैंने गलत डायरेक्शन पकड़ ली, डायरेक्शन सही नहीं थी। मतलब ये तो फाइंड आउट करने की ना वैल्यू, गिवन थोड़ी थी, गिवन है ही नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई है, क्यों मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ, क्योंकि राइट साइड पे तो कोई वैल्यू नहीं आ रही हमारे पास। राइट साइड पे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसने तो इसकी वैल्यू फाइनल मांगी थी हमसे। गिवन तो क्वाड्रेटिक ये है ना हमारे पास, ये गिवन है, इसकी हेल्प से हम काम कर रहे हैं। एक बार आप ऐसे समझ के चलो कि आप अपने एक शुरू से क्वेश्चन सुन रहे हो मेरे से। ये क्वाड्रेटिक थी, इस क्वाड्रेटिक पे हमने न्यूटन लगा दिया, ठीक है, क्वाड्रेटिक पे न्यूटन लगा दिया। क्वाड्रेटिक क्या है, ये तो फाइनल आंसर फाइंड करना है। ये क्वाड्रेटिक है, इस पे न्यूटन लगाओगे तो ये देगा Pn, ये बन जाएगा Pn-1 और यहाँ का 1 बन जाएगा Pn-2। ऐसे करते हैं, सबसे बड़ी पावर को Pn, उसे रोटी n-1, उसे रोटी n-2, ये आएगा Pn-2 Pn-1, कांस्टेंट तो अपनी जगह ही रहेंगे, 3 Pn-2। अब क्योंकि क्वेश्चन में 12, 11, 10 है, हमेशा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ही आपको कंसेक्यूटिव भी मिलेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, n को क्या पुट कर लो, 12 पुट कर लो, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, क्योंकि 9 भी चाहिए तो हाँ जी पहले टर्म की 12 नहीं बनेगी, मैंने गलत लिख दिया, तो राइट ऐसे वो यहाँ पे नहीं सॉरी राइट ये अगर मैं इनको 12 पुट करूँगा, ये बनेगा 12, ये बनेगा 11, ये हो जाएगा 10। इनको 11 पुट करूँगा बिकॉज मुझे पता है कि P9 की रिक्वायरमेंट है आंसर में। 11 minus 2 P10 minus P that is equal to 0. Okay. अब एक बार इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, जो सॉल्व करना है। इसमें सबसे हमें P12 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे P12 दिखाई दे रहा है। P12 की तो कोई नीड नहीं है ना, ये तो 11, 10 आपस में शायद सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ √3 P12 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, तो P12 खत्म हो जाएगा। देखो मैं वैसे चाहता हूँ कि सारा कुछ खत्म हो गया, P99 बचे सिर्फ। फिलहाल तो अल्टीमेट टारगेट है कि सिर्फ P9 बचे, क्योंकि आंसर में P9 रिक्वायर्ड है। तो पहले P12 खत्म कर सकते हैं, ठीक है। P12 इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि बाद में एक्सपेक्ट करो कि 11, 10 इस 11, 10 के साथ या कट जाएंगे या इनकी वैल्यू निकल के पुट हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, P9 बच जाएगा। पर P12 तो कहीं से पुट नहीं होगा, कहीं रिप्लेस नहीं होगा, तो यहीं से आंसर निकाल, इसकी वैल्यू निकाल के डालनी पड़ेगी। 11 minus 10√2 P12 की जगह इसको उधर भेजो, तो √2 P11। क्वेश्चन शायद 11√2 + 10 है। हाँ जी +10 11 ये वाला ना, अच्छा क्या बता रहे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 P11 प्लस √3 P10। यहाँ ये P12 की वैल्यू निकाल दी है, पुट कर रहे हैं। अच्छा अब काफी ये P10 भी आ रहा है 2 बार, P11 भी आ रहा है 2 बार, तो इनकी टर्म्स देख लो। ऐसे देखो, आप अगर ऐसे कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। 11√3 P10, ठीक है, देखो 11√3 वाली वैल्यू है नहीं, और हाँ ये देखो यहाँ से आएगी 11√3 P10 है ना, माइनस में है तो इनको काटो,
और एक 11 P10 वाली एक यही वैल्यू है, P10 वाली कोई और वैल्यू नहीं है, P10 वाली एक ही वैल्यू बच रही, जो बच रहा उसको लिख लो। अगला देखते हैं, हमारे लिए हमने अब ये भी लिख लिया नीचे, तो जो कट गया वो कट गया, जो अंडरलाइन है वो भी हैंडल हो चुका है। 11√2 भी 11, 10 भी 11, 11√2 भी 11, ये सेम नहीं आ रहे, कटने चाहिए थे ये भी। देखो भाई प्लस माइनस की मिस्टेक है क्या? हाँ, यहाँ जो आपने बीच में माइनस का प्लस कराया, यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये किससे कटेगा? इसके साथ, इसके साथ कटेगा, क्या छोड़ते जाएगा पीछे? 10 भी है। ठीक है, ध्यान से देखो, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि ये हैंडल कर लेगा अपने आप, है ना, सेम बन जाएगा। P11 माइनस √2 P10, ठीक है, 10 आप कॉमन निकालो, P11 माइनस 10√2, सॉरी √2 P10, ऐसे होगा। इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल जाएगी, यहाँ से कितनी मिल जाएगी? √3 P9, ये 10√3 P9, पक्का? ठीक है, अगला वाला देखो, काफी देखने में सिंपल टाइप लग रहा है। ये x लिखा है 8/2, 8 पावर 2x 16, 8 पावर x, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस। ये तो नॉर्मल क्वाड्रेटिक ही लग रही है। 8x का स्क्वायर, 8x का स्क्वायर माइनस 16, 8 पावर x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 16 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। करो तो जरा बताओ कितना? 12 और 4 आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू 12, t इज इक्वल टू 4, 8 पावर x इज इक्वल टू 12, 8 पावर x इज इक्वल टू 4। अच्छा, x की वैल्यू कैसे निकलेगी? log ही लेना पड़ेगा, कोई और वे उसकी log लेना पड़ेगा ना, log से x आगे आ जाएगा, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू log 12 बाय log 8, x इज इक्वल टू log 4 बाय log 8, ऐसे ही होगा, पक्का? ठीक है, उसने सम मांगा था सॉल्यूशन का, ऐड कर दो, ऐड कर दो दोनों, log 8 आ गया, ऊपर आ गया log 12 प्लस log 4। ठीक है, अब उसके आंसर में 6 8 6 8 4 करती है कुछ। हमें बेस क्या चाहिए होगा? बेस 2 रख सकते हैं, बेस 2 रख लेंगे, ऑप्शन क्या होगा, है ना, हमारी चॉइस, हमने कौन सा बेस रखना है यहाँ पे, एक बार आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, बाद में चेंज भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये नीचे वाला क्या बन जाएगा? 3, ये क्या बन जाएगा? 2, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? देख तो लीजिए बस, बच्चे जब यहाँ पे आप ले लो तब आप कुछ भी ले सकते हो, बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप कह रहे हो ना, जैसे आप टेकिंग, बच्चे को इसलिए क्योंकि स्टैंडर्डाइज उन चैप्टर्स में वही चल रहा होता है, इसलिए आपको जैसे पूरे कैलकुलस में log ही चल रहा है, या पूरे केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में log 10 ही चल रहा है, तो वो स्टैंडर्डाइज रख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वही लेना मजबूरी है, अगर वही लेना होता तो फिर log ऐसे होना चाहिए था ना, मतलब ऐसे होता है, इसलिए होता है क्योंकि आपकी चॉइस, आप कोई भी log ले लो, अगर मतलब आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो, log चेंजिंग बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी होती है। मान लो ये ऐसे है, मान लो आपको a नहीं चाहिए, आपको b बेस चाहिए, कोई और नंबर चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो log ऑफ b ऑफ x टू द, नीचे भी b ही आएगा, x न्यूमरेटर में जाता है, a डिनोमिनेटर में जाता है, बेस वही आ जाता है जो आपको चाहिए,
ठीक है। अच्छा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मान ले कि तुझे लगता है कि सर मैं लॉग में ना इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे इतना ही पता है कि log 10 लेना होता है कैलकुलेशन में, और कैलकुलस में log e लेना होता है। अब मैंने log 10 ले लिया यहाँ पे, log 10 log 10 log 10 log 10, फिर उसके बाद आपको जौन सा बेस की रिक्वायरमेंट आप उसको बेस के अकॉर्डिंग चेंज कर लो, log 10 कर जाएंगे। मान लो आपको log 2 चाहिए, मैंने log 2 ले लिया ना, तो क्या बनेगा log 2 12 अपॉन log 2 10, log 2 8 अपॉन log 2 10, 10 10 वाले कर जाएंगे, यही बचेगा पीछे। लिखा नहीं हो, जो मैंने पहले लिखा हुआ था यही बचेगा, यही बात समझ ताने समझ में आया क्या हुआ ये पक्का। इसको लग सकते हैं, अगर मान लो मुझे log 2 चाहिए तो log 4 बेस 2 log 10 बेस 2 log 8 बेस 2 log 10 बेस 2, 10 10 वाले कट जाएंगे, फिर भी बचेगा पीछे। ठीक है, इसलिए शुरू में आप एक कुछ भी कर सकते थे, उसकी फ्रीडम थी। बाद में अगर चेंज कर ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5, वो तो आपने जो रखा है फिर एक बार वही चलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड चलेगा सबका इधर से। मैंने 2 इसलिए रख लिया क्योंकि मुझे लगा 2 के साथ ज़्यादा इजीली नंबर्स कैलकुलेट सिंपलीफाई हो जाए। अच्छा, इस 12 को लिख सकते हैं कुछ ऐसा 4 into 3 log m is equal to log m plus log n। मेरे को देखिए उसके ऑप्शंस में 8 8 8 6, वो बेस रख रहा है 8, वो बेस रख रहा है 8 8 रख के देखिए। मैं वैसे अगर मान लो कि क्वेश्चन मुझे ऑप्शंस की पाबंदी ना होती, फिर मैं क्या सोचता, मैंने वो 2 सोचा क्योंकि 2 से ज़्यादा सॉल्व हो रहे हैं, 8 से भी सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि ये 8 की पावर माने, ये 8 की पावर कुछ तो है नहीं, 8 की पावर में नहीं है। इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n, log m प्लस log n लिख सकते हैं। ठीक है, log m क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, log m क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, साथ में क्या छोड़ के जाएगा log 3 बेस 2, कुछ ऐसा छोड़ के जाएगा। ठीक है, 4 प्लस log 3 बेस 2 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा कोई ऑप्शन है आसपास? नहीं। और फिर इसका बेस चेंज करना पड़े तो मैं थोड़ा कर सकता यार। पर देख लेते कि क्या यहाँ पे और कुछ कर सकते थे। x की वैल्यूज तो होपफुली ठीक ही होंगी, तो उसके बाद हमने 8 पावर x को t लिया था, तो 8 पावर x log ले लिया। अच्छा, वो log बेस 8 लेने का फायदा ये है कि वो आपस में कट जाएंगे। गुड थॉट, ये गलत नहीं है पर ये आंसर से मैच नहीं कर रहा है ना, तो जो आंसर से मैच कर रहा है वो देखते हैं वो उसने क्या सोच के किया। अच्छा थॉट है वो भी। कहता है जब आपके पास log का बेस लेने का ऑप्शन है तो आप एक काम करो ना, बेस 8 ले लो। मैंने कहा उससे क्या फायदा होगा, कहता अगर आप बेस 8 ले लोगे, log to the base 8 8 power x is equal to 12, log to the base 8 8 power x is equal to 4, x सॉरी यहाँ log आना था, इधर आना था ना, log 8 log 12 to the base 8 log 8 to the base 8, ऐसे आई होप यहाँ पे दिखाई दे। log नीचे क्या आ जाएगा 8, इसका फायदा ये है कि x उतरते ही ये 1 बन जाएगा। ठीक है, इधर से भी x उतरते ही ये 1 बन जाएगा। ठीक है, तो x आ गया हमारे पास log 12 to the base 8, इधर से x उतरते ही ये आ गया log 4 to the base 8, उसे ऐड कर लो, ऐड कर लो, उसमें सम ऑफ रूट्स मांगा, सम ऑफ सॉल्यूशन, इनका सम कर लोगे, दैट विल गिव यू log m प्लस log n। log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log n के, ये कितना रहेगा log 1248 48। ठीक है,
ऐसा कोई आंसर है log 8 48 वाला? नहीं, कोई बात नहीं, इसको फर्दर लिख सकते हैं 8 into 6 लिख सकते हैं। 8 into 6 इसलिए लिख लिया क्योंकि वो फिर 8 आपस में ऐड कर लेगा, ठीक है। log 8 to the base 8 plus log 6 to the base, ये वन लगेगा, ये आंसर आपको मिल जाएगा log 6 to the base 8, ये आंसर वो वन बन गया ना इधर वाला फिर, ठीक है, पक्का है ना, पक्की हो ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। देखने में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा टाइप लग रहा है। Let alpha beta be the distinct roots of the quadratic equation. This वो दिख रहा है क्लियरली न्यूटन फॉर्मूला। तने न्यूटन फॉर्मूला दिख रहा है तो सबसे बड़ी पावर को लिख लेंगे Pn, फिर उससे छोटी पावर को लिख लेंगे Pn minus 1 और लास्ट में जो 1 हमारा होगा उसको लिख लेंगे Pn minus 2। ऐसे करेंगे पक्का, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू मान रहे हैं। इन क्वेश्चंस को जो न्यूटन फॉर्मूला के क्वेश्चन है इनको एक वो इजी डिफिकल्ट जो मीडियम की कैटेगरी है उसमें ये इजी कैटेगरी में फॉर्म होता है, ठीक है, क्योंकि इसको देखते ही एटलीस्ट आपके पास एक बिगनिंग होती है और ज़्यादातर इसके जो एंडिंग है वो भी आसान नहीं होती है। इसको लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं Pn माइनस, और बाकी जो कोएफिशिएंट है वो तो ऐसे ही रहेगा, अच्छा जी। आगे वो क्या रिक्वायर, अच्छा इसने ना उसने P की जगह A नाम रखा हुआ, ठीक है, वो भी चेंज ही कर लेते हैं क्योंकि आंसर में उसने बाद में A ही यूज किया और तो हम कंफ्यूज होते रहेंगे कि यार उसका तो A है हमारा P क्यों है। वो कौन सी वैल्यू मांग रहा है? 25 24 23, तो 25 भर लेंगे क्योंकि हमें पता है कंसेक्टिवली 3 नंबर चल रहे हैं। एन आ गया 20 25 20 25 30 24 20 23, नीचे कौन सा 24 वाला? 24 वाला उधर ले जाओ फिर उसको नीचे ले आओ, ऐसे करेंगे तब तो एग्जैक्ट उसके साथ मैच होगा। 24 वाला वैल्यू उधर ले जाएंगे फिर नीचे जाएंगे। मैं सिर्फ 2024 से नीचे लेके आ रहा हूँ, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 उधर छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि नीचे उसमें सिर्फ 24 ही मांगा, ठीक लग रहा है? ठीक है पक्का, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस 3x माइनस 2x क्वाड्रेटिक सॉल्व हो गया है ना, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, अच्छा ओके, इसकी इसने मुझे मिनिमम वैल्यू मांगी थी, हमने तो रूट्स निकाल दिए, उसने टी की वैल्यू नहीं मांगी हमसे, मिनिमम वैल्यू निकाल दूंगे। कैसे निकालोगे? क्वाड्रेटिक यूज करो। अब वैसे तो मतलब लंबा चौड़ा मेथड एओडी वाला है हमारे पास, डेरिवेटिव करना, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है वो, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं और आता समझ में आता तो वो कर सकते हो। फिलहाल आप इसका मतलब क्वाड्रेटिक यूज करके करो। क्वाड्रेटिक अपर फेस बनेगी क्योंकि एक उसका एक्स के ऑप्शन पॉजिटिव है ना, जैसे एक आध क्लास पहले या पिछली क्लास में उससे पिछली क्लास में इस बारे में बात हुई होगी। अपर बनेगी और इसके दो रूट्स है तो मतलब वो दो जगह कट भी करेगी, है ना। इसका ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2 है, यही नहीं है मिनिमम पॉइंट, पॉइंट ऑफ मिनिमा एक्स कोऑर्डिनेट है, जो यहाँ पे आएगा वो पॉइंट ऑफ सॉरी नॉट पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, वो मिनिमम वैल्यू होगी, यही सबसे लोअर पॉइंट है तो ये इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालो, क्या बनेगा? -5/2 थैंक यू
प्लस आ जाएगा ना, प्लस 5.2 आ गया। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मिनिमा है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा को फंक्शन में डालो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी है ना। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली यहीं पे वैल्यू निकाल लो इसकी हेल्प से। उसकी भी मेहनत लगती है कि d/4 ही होता है, d निकालने के लिए भी मेहनत लगती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें मत जाओ है ना, इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लो। 5.2 कितना आ जाएगा 25.4 5.2 प्लस 6 25.4 माइनस 25.4 चाहिए ना मुझे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, 4 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। ये इसलिए क्या ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। मेरी ये कैलकुलेशन की मतलब मैं ऐसे करता हूँ, सारे नहीं करते, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मुझे होता है कि दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा। हाँ जी, वो बच्चे इसका y कोऑर्डिनेट स्ट्रेट सीधा ही फॉर्मूला कल उस वाली क्लास में कर नहीं रहे थे कि ax के प्लस bx प्लस c है तो उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके कर दें, तो उसी से ही वो निकलता है। एनीवे -1/4 मैं कहता कि d/4 इसलिए सजेस्ट नहीं किया है क्योंकि d के लिए तो भी मेहनत करनी पड़ेगी ना, b² - 4ac करना ही पड़ेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि abc की वैल्यू से आंसर आ रहा है, फिर तो बंदा कहता है यार सर यहीं से abc निकाल के कर लेंगे, d तो फिर भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि रिस्क बिल्कुल नहीं होगा, आप -b/2 करके इसमें वैल्यू डालो। नहीं, वो टी की जगह नहीं करते ना, वो तो आउटपुट है। एक बेसिक ग्राफ पे चलना, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमारा आंसर है, मिनिमम वैल्यू है, इसका x कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ मिनिमा है। दोनों में फर्क समझती है पॉइंट ऑफ मिनिमम और मिनिमम वैल्यू में, है ना। इनपुट है पॉइंट ऑफ मिनिमा, आउटपुट है मिनिमम वैल्यू। वैल्यू रिक्वायर्ड थी, पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा था, है ना। डायरेक्ट वैल्यू भी आ जाती, फिर वही आंसर होता, यही आता -1/4। मांगी कुछ मैक्सिमम नहीं निकाल सकते, वो मैक्सिमम तो है ही नहीं ना, कुछ इंफिनिट है। ठीक है, अगर डाउनवर्ड पैराबोला होता तो मैक्सिमम वैल्यू होती, पैराबोला की शेप पे डिपेंड करता है। देख लो फिर आंसर तो आ गया होगा -1/4। पूछना तो नहीं तो अगले क्वेश्चन में चलेंगे। बहुत एफिशिएंटली काम करेंगे तो 3 क्वेश्चन कर पाएंगे। काफी सरल प्रश्न लग रहा है। सरल प्रश्न का मतलब ये है कि देखो यहाँ 2/6 सरल प्रश्न बोलने का रीजन ये है कि यहाँ 2/6 नंबर्स के रूट्स दे रखे हैं ना, तो ऐसे उल्टे सीधे रूट्स नहीं दिए। फिर सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो फिर बाद में कह रहा है कि देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस रूट्स, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके ये रूट्स हो। मैंने कहा ये तो काफी काम आसान लग रहा है देखने में। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ये रूट्स हैं तो वैसे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा इसको पुट करके, पर वो खास फायदा हो भी जाएगा, हो जाएगा उससे भी फायदा। आप 2 पुट कर लो, एक ए बी में इक्वेशन आ जाएगी, अब 6 पुट कर लो, दूसरी ए बी में इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करके ए बी की वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पुट कर लोगे, है ना। पुट करके आपके पास वो 2 रूट्स आ जाएंगे, फिर आपको इन्हीं का ही सम करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, आंसर आ जाएगा। आसानी आप लोग ही करोगे, है ना। 2 इजी टाइप का क्वेश्चन। ये अगले वाले कुछ क्वेश्चन दिखने में सारे नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, क्वाड्रेटिक कम है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का ना सिलेबस में चैप्टर देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से चैप्टर नहीं है। सिलेबस में क्वेश्चन देखोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा नहीं, कॉम्प्लेक्स नाम का ही चैप्टर है, उसी के अंदर क्वाड्रेटिक आता है। ये भी मैंने जो क्वेश्चन निकाले कॉम्प्लेक्स चैप्टर के ही है क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स चैप्टर में टॉपिक नंबर 3 में सारा क्वाड्रेटिक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स थोड़ा ज़्यादा है, उसमें कॉम्प्लेक्स के रूल्स लगने वाले हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना है अभी, क्योंकि अभी हमें ऑफिशियली कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो वो कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स के इन्वॉल्वमेंट है, वो भी नहीं कर रहे, जिनमें
नॉर्मल क्वाड्रेटिक हो या हल्का फुल्का वो आयोटा वगैरह आ रहा है उससे डरेगी नहीं। जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की इन्वॉल्वमेंट है वहाँ हम मतलब उसको अभी अवॉइड करते हैं। आओ 7th देखते हैं। कहता है कि ये है 3/√3 + √2x। ये है जी आपके पास क्वाड्रेटिक। देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना √3 + √2, आप लोग मुझे बताओ इसको देख के क्या चीज दिमाग में आनी चाहिए। मतलब एग्जैक्ट ना पता चले क्या कर रहा है पर हिंट तो होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। क्या हिंट लग रहा है? इंटीग्रेट कर लेंगे पर वो तो -1 है। वन अपॉन उसमें से ना। हाँ जी, ऐसे बच्चे कर सकते हैं है ना। तो अगर तुम कुछ पहले सोच के प्रोबेबली बोला होगा तुमने, इसको अगर एक न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लोगे तो वो नीचे जाके यही बन जाएगा और ऊपर खत्म हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो तुम दोनों ने सही बोला, इसको अगर टी लेंगे तो ये 1/t बनेगा। तो इंस्टेड ऑफ इसको टी लेने के आप टी इसको पूरे को टी ले लो, पूरी चीज को टी ले लो, है ना। तो ये जब नीचे जाके बनेगा तो ये भी 1/t बन जाएगा। फिर इक्वल टू t² - 10t + 1 क्वाड्रेटिक आ गई। सॉल्व करो बस, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक छोटी सी चीज़ आएगी ध्यान देने वाली। इसका ये ऐसे में निकलेगा, इसका वैसे फैक्टर्स भी बन गए तो वो कर लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। -b + -b² - 4ac 2 10 + -96 96 होता है 16 6 तो 16 6 तो वो फिर 16 बाहर निकाल के 4 बना लेंगे। जो मैं लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है कुछ, ये बन जाएगा। ये किसके इक्वल है? टी के इक्वल। टी की वैल्यू आ रही है, पहली वैल्यू लिखते हैं 5 + 2√6। टी की जगह लिख सकते हैं x। इसका देखो, इसको अब पता क्या है, अब पावर है ना, पावर के साथ पावर ही सॉल्व हो पाएगी। इसकी कुछ ना कुछ पावर ही होगी जो अल्टीमेटली x के साथ कंपेयर हो पाएगी। इसकी एक आध पावर करके देख लो, 2³ ज्यादा लंबा नहीं जाने देगा हमको, उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा √3 + √2 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अच्छा अच्छा ये t था ना, तो 1/t क्या होगा? 1/t क्या होगा? एक सेकंड, सॉरी, ये t की वैल्यू, t की एक और वैल्यू भी तो है हमारे पास। अच्छा, अब इसका क्या करें? चलिए, तो √3 - √2 का स्क्वायर बन पाएगा, वहाँ प्लस है तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो ये बन जाता है। बोलो इस बात से बोले तो हाँ, तो आंसर बनेगा। फिलहाल ऐसे ठीक किया ना जो लिखा मैंने, तो x की वैल्यू -2 आ गई। बस दो ही आंसर थे, दोनों यूज कर लिए हमने। t की दो ही वैल्यू थी, दोनों यूज कर लिए हमने। तो x की कितने आंसर आए? 2 आए, 2 and -2। उसने पूछा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s। s क्या है? x। x के दो आंसर हैं, 2 and -2। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। ठीक लग रहा है? पक्का? तुम क्या तो लग रहा होगा। हाँ चलिए, कितने क्वेश्चन हुआ अभी तक? 6 क्वेश्चन हुए, मतलब 7 नंबर तक 7 हुए, पर एक छोड़ा तो क्वांटिटी वाइज 6 हुआ है।
अगला क्वेश्चन भी कर रहा था उसमें से आगे चलेंगे। आएगा समझ कुछ? एक ही क्वेश्चन है ये वाला, दिख रहा है वैसे, मतलब है वो मुझे समझ आ रही है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन e पावर sin x minus 2 e पावर sin x minus obviously we just impressed. E power sin x minus e power minus sin x is equal to 2. e power sin x को t ले लोगे तो चाहिए बनेगा कुछ ऐसा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहे हैं सब, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं ना कितने सॉल्यूशन आएंगे, बताएंगे कितने सॉल्यूशन आएंगे। इसको करोगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4ac 2 प्लस 4 टू 8 12 आ जाएगा, नहीं बी स्क्वायर होना ना तो ये भी 4 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ठीक है, बारह को लिख सकते हैं 2√3 नीचे 2 फॉर्मूले वगैरह आके क्या बन जाएगा 1 प्लस माइनस √3 टी की वैल्यू 1 प्लस माइनस √3 टी क्या था e पावर sin x। अब यहाँ पे आके दिमाग को तो सारा सब करना पड़ेगा। e पावर sin x के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हमें होनी चाहिए कि e पावर sin x के आंसर्स कैसे होंगे, रेंज क्या होगी। sin x की रेंज जानते हो, sin x की रेंज जानते हो -1 to 1, क्योंकि e एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो आप तीनों को e की पावर में लिख सकते हो, पता ना। इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस है तभी, डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअस होता तो फिर ये चेंज करना पड़ता, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है फिर ये कर ही नहीं पाते आप e पावर, क्योंकि मुझे e पावर sin x के बारे में जानना है। तो e पावर sin x कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1/b से e तक आ रहा है, ठीक है। e की वैल्यू कितनी होती है 7 ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ तक कि आपको सेकंड डिजिट तक वैल्यू बताओ, 1 डिजिट तक अगर 2.7 भी होगा ना तो आगे देखना कंफ्यूजन आएगी। ये 1/2.7 होगा, 1/2 पॉइंट समथिंग है तो 0.5 से भी कम होगा ये, पता लग रहा है क्या सोच के लिख रहा हूँ, एक रफी अंदाजे से वैल्यू लिख रहा हूँ 0.4 समथिंग होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि अगर प्रॉपर 2 भी होता तो भी 1/2 0.5 होता, तो ये 2.7 समथिंग है तो इससे कम ही होगी वैल्यू 0.4 या 0.3। तो e पावर sin x जो है उसके आंसर 0.4 से लेकर e पावर 4 के आंसर जो है 0.4 से लेकर 2.71 के बीच बीच में है। तो इसके देख लो जो आंसर आए वो क्या है। अगर माइनस वाला कंसीडर करो √3 की वैल्यू कितनी होती है बोला 1.73, इम्पोर्टेंट है 1.73 है, ये 1.71 है, 2.71 है, 1 माइनस 1.73 नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ तो नेगेटिव के चांस ही नहीं, तो ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं, समझ उसमें मना ही कर दे रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यूज आने नहीं। वैसे भी आप सोचो e जो फंक्शन है वो एक मतलब ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव आंसर करता है, पॉजिटिव आंसर करता है तो नेगेटिव तो वैसे ही नहीं आना था चाहे मैंने ये ना भी सोचा होता, ठीक है। 1 प्लस √3 ये 2.73 है, 1.73 है तो क्या हो जाएगा 2.73, हमारा तो 2.71 तक हो गया
2.71 तक रुक गया ना वो, ये बाहर चला गया 2.73 से, ये भी नहीं हमारा फिर आंसर। टू क्लोज, बहुत क्लोज था ये 7.1 पे रुक गया, वो 7.3 तक ही था। वाइस वर्सा होता, ये 7.3 तक होता, वो 7.1 होता, तो वो अंदर आ जाता वो। समझ गए? सो देयर इज नो सच सॉल्यूशन। आई होप ये आपके कहानी समझ में आएगी। देखते हैं कुछ नोट कर लेते हैं इसको। देखते हैं इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है। एक बार ये देखो, इसी में मिल जाएगा। पढ़ने लायक होगा तो कर लेंगे, नहीं पढ़ने लायक होगा तो कर लेंगे, है ना? उसी का प्रिपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन में वो कह रहा है x² माइनस x माइनस 1 SN है 2023 अल्फा पावर n प्लस 2024 बीटा पावर n। एक बार देखिए इसमें थोड़ा डिफरेंट है। अगर तो यहाँ अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n ही होता सिर्फ, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर तो मैं पता ही है क्या से स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। पर इस बार ये कोएफिशिएंट डिफरेंट है, कोएफिशिएंट डिफरेंट है, और इस बारे में हमने कई बार बात करी है कि ऐसा लिखने का मतलब ये है कि इसका अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तभी हम ये चीज लिख पाते हैं। अच्छा, अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 0 इक्वल होगा। बीटा अगर इसका रूट है, ठीक है। अच्छा, उसको n की शेप्स में कन्वर्ट करना है, सबसे बड़ी पावर h चाहिए मुझे, तो इसको अल्फा पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो अल्फा पावर n की शेप आ जाएगी, बीटा पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपने नोट से अल्फा पावर n माइनस अल्फा पावर n माइनस 1 माइनस अल्फा पावर n माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बीटा पावर n माइनस बीटा पावर, बता ये अल्फा पावर n माइनस 2 से, क्योंकि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसमें अल्फा पावर n है हमारे पास, ठीक है, तो मुझे वही शेप चाहिए। तो ये आ गया बीटा पावर n माइनस 2। ये आ जाने के बाद उसने कुछ और बोला है, तो क्वेश्चन आपको बेटा दूसरा पॉजिटिव क्वेश्चन इसका अच्छा आगे उसने एक रिलेशन दी, तो मतलब ऑप्शंस में रिलेशन दिया है, बताना कौन सा रिलेशन वेरीफाई सेट पे है इसके ऊपर। अल्फा बीटा इसके रूट्स तब नहीं होते जब उसमें आगे वाले कोएफिशिएंट से नहीं क्वेश्चन बताता हूँ उसमें क्या लिखा है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x के माइनस x माइनस 1, मतलब हमें डायरेक्टली गिवन है, और साथ में लिखा है Sn इज इक्वल टू दिस। मेरे कहने का मतलब ये था कि जनरली जब हमारे पास ये लिखा होता है अल्फा पावर n प्लस बीटा पावर n, ये जो न्यूटन फॉर्मूला लगाते हैं वो तभी लगा पाते हैं क्योंकि अल्फा बीटा हमारी क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं। जो भी क्वाड्रेटिक मान लेते थे दी हुई x² माइनस 4x प्लस 10 है ना, तो इसके ऊपर वो रूल लगाना है, वो रूल इसलिए तभी लगा पाएंगे अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है फिर नहीं लगेगी, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियस ही है कि लग रहा है तभी उस ऐसी चीज को कह रहा है, पर अदरवाइज आप एक बार क्वेश्चन में जरूर चेक कर लो कि उसने ऐसा लिख के भेजा, तो साथ में ही नहीं लिखा, पर वो लिख के भेजा ऐसे लिखेंगे अल्फा पावर, अच्छा अल्फा पावर n के साथ क्या चाहिए 2023, बीटा पावर n के साथ क्या चाहिए 2024, तो इसको पूरे को 2023 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरे को 2024 से करो,
ठीक है, फिर दोनों को ऐड कर देना। पहली टर्म ऐड करके क्या बन जाएगा Sn, दूसरी टर्म ऐड करके क्या बन जाएगा Sn माइनस 1 नहीं बन जाएगा। समझ लो, अगर मैं यहाँ पे n माइनस 1 रखूंगा तो अल्फा पावर n बीटा पावर अल्फा पावर n माइनस 1 बीटा पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो विच विल गिव यू Sn माइनस 1। तीसरे से करोगे तो पता लग रहा है कैसे आ रहा है, पक्का? ठीक, इसको उधर भेजो। वो एक्चुअली यहाँ तक वैसे ऑलमोस्ट आंसर आ गया होगा, इसके साथ आप ऑप्शन में आंसर मैच करोगे। एग्जैक्टली लिखा होगा उसमें, ऐसे लिखा होगा S10 = S9 + S8, ये आपका आंसर है, जो आंसर वाला ऑप्शन है। मतलब हमें कैसे पता लगा ये वाला, वो मुझे लगता है काफी इजीली दिख रहा है कि n की वैल्यू अगर मैंने सबसे बड़ी वैल्यू पुट करी, जो भी ऑप्शन है उनमें n की जो सबसे बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो सिर्फ यही है जो मैच करेगा इसके साथ। समझ में आ गया, पक्का? ठीक है, एक मिनट में टोटल 8 क्वेश्चन हुए। सर ये वाला ऐसे भी कर सकते थे जैसे इक्वेशन दी हुई है, इसमें से हमने रूट्स निकाल लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा करके, हाँ, निकाल फिर दिए। उसके बाद वो जो Sn की इक्वेशन है वहाँ पर पुट करके हिट एंड ट्रायल, क्योंकि ऑप्शन में तो सिर्फ 3 ही ऑप्शंस है ना, 10 8 9, उसी को रीअरेंज करके लिखना है। फिर n में 10 8 9 हाँ कर लो, फिर उल्टा समझ गया तुम कहेगी कि सर मैं ऐसे करूँगी, मैं 10 8 9 लिख लूँगी यहाँ पे S10 S9 S8, ठीक है, फिर मैं देख लूँगी कौन सा वाला उसको सेटिस्फाई करता है।